मैं कड़ी धूप में पेट्रोल पंप पर ड्यूटी करता था। एक नन्ही बच्ची रोज़ मेरे पास आती और ठंडा शरबत ला कर देती। साथ ही कहती, पापा आप अपना ख्याल रखना। हालांकि मैं 30 साल का कुंवारा मर्द था। एक दिन मेरे दोस्त ने मजाक में इसी बच्ची को मेरा नाजायज़ औलाद कह दिया। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं सच जानने के लिए बच्ची का पीछा करने लगा। मैं उसके घर तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो बच्ची तो पेट्रोल पंप की इस नौकरी को करते हुए मुझे आज पूरे 15 दिन हो चुके थे। ये काम मेरे स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ था। सच तो ये था कि मैं पहले से ही कठिनाइयों का आदी था, लेकिन कड़ी धूप में खड़े रहकर अपना काम करना और ऊपर से पेट्रोल पंप के मालिक की कड़वी बातें सुनना, ये सब मुझे जल्दी ही इस नौकरी को छोड़ देने के लिए काफ़ी था। हालांकि इन 15 दिनों में अगर कोई चीज़ मेरे लिए दिलचस्प बनी थी तो वह 5 साल की एक छोटी बच्ची थी जो हर रोज़ सड़क के पास के पार्क में खेला करती थी। पहले मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह 5वां दिन था जब मैंने गौर किया कि वह चोरी छिपे मुझे देखती रहती थी। जब भी मैं उसकी ओर देखता तो वह मासूमियत से मुस्कुरा देती। एक दिन मैंने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुला लिया, लेकिन वह थोड़ी झिझक रही थी। मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। पर अगले दिन जो हुआ उसने मुझे हैरान कर दिया। वह बच्ची खुद मेरे पास आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। उसकी मासूमियत और मुस्कुराहट ने मुझे एक पल के लिए ठहरने पर मजबूर कर दिया और मैं बस उसे देखता रह गया। आज मेरी बहन ने घर में गाजर का हलवा बनाया और उसने मेरे टिफ़िन में ही डाल दिया था। मैंने टिफ़िन खोला और सोचते हुए एक चम्मच हलवा निकाला। तभी मैंने देखा कि एक छोटी बच्ची मुझे देख रही थी। बच्चों में मेरी कभी खास दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन वह बच्ची मुझे बहुत प्यारी और मासूम लगी। वह झिझकते हुए अपना मुंह खोलने लगी और मैंने हलवे का चम्मच उसके मुंह में डाल दिया। वह मासूमियत से मुस्कुराने लगी और हलवा खाने लगी। यही हमारी पहली मुलाकात थी। अगले दिन जब वह मेरे पास आई तो मैं हैरान रह गया। इस बार उसके हाथ में भी एक टिफ़िन था, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी थी वह थी कि उसने मुझे जिस अंदाज में बुलाया। उसने मुझे पापा कहा। मैं बस उसकी मासूम शक्ल को देखता रह गया। मेरी उम्र 30 साल की थी। मैं अभी अविवाहित था और कमाने में लगा हुआ था, लेकिन वह बच्ची मुझे पापा कह रही थी। मेरा दिल किया कि मैं उसे टोक दूं और कहूं कि वह मुझे अंकल कहा करे, लेकिन उसकी चमकती आंखों में जो उम्मीद थी उसे देखकर मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं उसे रोकूं। शायद उसके पिता का इंतकाल हो चुका था और इसलिए वह मुझे पापा कह रही थी। मैंने उसके दिल को ना दुखाने का फ़ैसला किया और उसे कुछ कहने से बचा। जहाँ मैं काम करता था वह एक बड़ा पेट्रोल पंप था। मैं और रमेश वहाँ दिन की ड्यूटी करते थे और शाम को छुट्टी के बाद घर चले जाते थे। फिर 2 और लड़के आते थे जो रात भर ड्यूटी करते थे और सुबह तक रहते। रमेश लगभग 17 साल का लड़का था, लेकिन इसके बावजूद वह मुझसे बहुत घुल मिल गया था। मैं भी अपना वक्त बिताने और दिल बहलाने के लिए उससे छोटी मोटी बहस करता रहता। जब पहली बार उस बच्ची ने मुझे पापा कहा तो रमेश भी हैरान रह गया, लेकिन इसने मुझसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। रमेश यहीं का रहने वाला था। उसका घर पेट्रोल पंप के करीब था, जबकि मैं काफ़ी दूरी से अपनी मोटरसाइकिल पर यहाँ आता था। अब ये तकरीबन रोज़ का सिलसिला बन गया था। वह बच्ची जिसका नाम उवी था मुझसे काफ़ी घुल मिल गई थी। रमेश के मुताबिक उवी अपनी माँ के साथ पास में ही एक घर में रहती थी। उसकी माँ एक विधवा महिला थी और घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाती थी। मेरा अंदाज़ा सही निकला। इस बच्ची के पिता का इंतकाल हो चुका था। मैं भी इस बच्ची से लगाव महसूस करने लगा। मुझे हैरानी होती कि उसकी माँ मुझे ना जानते हुए भी रोज़ टिफ़िन में कुछ न कुछ रख कर भेज देती थी। शायद वह भी अपनी बच्ची का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन फिर भी किसी अजनबी से इतनी जल्दी इतना लगाव नहीं होना चाहिए। पेट्रोल पंप पर जैसे ही मेरा महीना पूरा हुआ और मुझे तनख्वाह मिली तो न जाने क्या सोचकर मैं पास की मार्केट चला गया। घर के लिए राशन भी लेना था। ज़रूरी सामान लेने के बाद मेरी नज़र एक छोटी सी गुड़िया पर पड़ी और मैं कुछ सोचते हुए उसकी ओर बढ़ा। उसकी कीमत 700 थी। मैंने दुकानदार से थोड़ा मोलभाव की और कीमत कम करवा कर गुड़िया खरीद ली। इस बच्ची की ज़िंदगी में आने से मैं खुद में एक बदलाव महसूस कर रहा था। मैंने वह गुड़िया अलग से एक थैली में रखी और घर लौट आया। घर आकर मैंने अपनी बहनों को सामान दिया
और गुड़िया वाली दुकान से खरीदी हुई गुड़िया लेकर अपने कमरे में चला गया। मैंने इन लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, वरना उनके सवाल शुरू हो जाते। सुबह जब मैं काम पर जाने लगा तो वह गुड़िया भी अपने साथ ले आया। दोपहर के करीब जब उबी मुझसे मिलने आई तो उसके हाथ में ठंडे पानी की एक बोतल थी। मैंने मुस्कुराते हुए बोतल थाम ली और ठंडा पानी पीकर उसे वापस दे दिया। फिर मैंने पास रखा शॉपिंग बैग उठाया और उसकी हथेली पर रख दिया। मैंने उसकी आंखों में चमकते हुए रंगों को देखा। वह हैरान होकर शॉपिंग बैग को देख रही थी। जब मैंने हाथ बढ़ाकर बैग से गुड़िया निकाली और उसके सामने रखी तो वह खुशी से चीख पड़ी। मेरे चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई। वह जल्दी से गुड़िया को पकड़ खुशी में गोल गोल घूमने लगी और बार बार पापा पापा कह रही थी, जैसे सबको बताना चाहती हो कि ये गुड़िया उसे पापा ने दिलाई है। न जाने किस एहसास में मैं उसे देखता ही रह गया। मुझसे थोड़ी दूर पर खड़ा रमेश भी उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद उसने आभार प्रकट करने के लिए मुझे गले लगा लिया और मैंने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए हल्का सा चूमा। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि उसकी आंखों में चमकती खुशी दुनिया की तमाम खुशियों से बढ़कर है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा उठाया हुआ एक छोटा सा कदम उसके लिए इतनी बड़ी खुशी का कारण बन सकता है। थोड़ी देर बाद वह अपनी गुड़िया लेकर घर चली गई। दोपहर होते ही जैसे ही ब्रेक हुई, रमेश और मैं अपना अपना खाना निकाल कर खाने के लिए बैठ गए। तभी रमेश मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, अर्जुन, ये बच्ची तो दिन ब दिन आपसे और ज़्यादा परिचित होती जा रही है। मैंने भी रमेश की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बच्ची को देखा। मैंने कहा, न जाने मैं यहाँ कब तक रहूँगा, फिर एक दिन यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन ये बच्ची जितने लगाव और मोहब्बत से मुझे पापा कहकर पुकारती है तो उसे छोड़ जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इस पर रमेश ने कहा, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे तू ही इसका असली बाप है। रमेश की बात सुनकर मैं हैरत से उसे देखता रह गया। ये एक मामूली बात थी, लेकिन इसके बावजूद मैं इसे देर तक अपने जहन में दोहराता रहा। न जाने क्या सोचते हुए मैंने रमेश से पूछा, इस बच्ची के पिता का निधन कब हुआ? रमेश ने कहा, मुझे नहीं पता भाई, ये औरत कुछ अरसा पहले ही यहाँ रहने आई है, तब से ये बच्ची उनके साथ ही है। वे काफ़ी धार्मिक औरत है और हमारे मोहल्ले के बच्चों को मस्जिद में कुरान पढ़ाती है। रमेश की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। मेरी उम्र इस वक्त 30 साल थी और हर जवान मर्द की तरह मेरे दिल में भी वही ख्वाहिशें और जज्बात मौजूद थे जो एक नौजवान मर्द के दिल में होते हैं। हालांकि मैं कभी किसी गलत संगत का शिकार नहीं हुआ था, लेकिन मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं अपना घर बसा सकता था, मगर मुझ पर जिम्मेदारियों का इतना बोझ था कि मुझे कभी इस बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। पिताजी बीमार थे और घर में 4 जवान बहनें थीं। मैंने 2 बड़ी बहनों की शादी कर दी, लेकिन 2 बहनें अब भी कुंवारी थीं। उस शाम जब मैं छुट्टी के बाद घर लौटा, तब भी मेरे जहन में यही बात घूमती रही थी। न जाने क्यों रात भर मैं इसी बारे में सोचता रहा। मेरे भीतर एक बेचैनी जन्म ले रही थी। उबी के बारे में जानने की जिज्ञासा मेरे अंदर बढ़ती जा रही थी। कहीं ये मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं, वरना कोई बच्ची किसी गैर मर्द को अपना बाप क्यों समझेगी? अगर रमेश की तरह बाकी लोग भी इसे मेरी बेटी समझने लगे तो? अगले दिन जब मैं काम पर गया तो मैं उबी के बारे में जानने के लिए बेचैन था। इसी बेचैनी ने मुझे उबी के दरवाजे तक पहुंचा दिया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक महिला की आवाज़ आई, उबी को आज बुखार है और वो घर में सो रही है। मैं बिना कुछ कहे वापस लौट आया। अगले दिन भी उबी मुझसे मिलने नहीं आई। पूरा दिन इंतज़ार करते करते बीत गया। आज तीसरा दिन था जब मैंने दोपहर के वक्त उबी को एक औरत के साथ जाते हुए देखा। वह औरत पूरी तरह से बुड़के में ढकी हुई थी। मैं काफ़ी देर तक उसे देखता रहा, लेकिन उसकी मुझ पर कोई ध्यान नहीं था। उसने उबी का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। शायद वे किसी नज़दीक अस्पताल जा रहे थे। कुछ देर बाद वे दोनों लौटे और फिर उसी रास्ते से गुजरे। इस बार भी उस औरत ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि मेरे पास खड़ा रमेश उसे देखते ही उसके पास चला गया। वे काफ़ी देर तक उससे कुछ बातचीत करता रहा। फिर वह औरत उबी को लेकर वहाँ से चली गई। रमेश वापस आया तो मैंने उससे पूछा तो वह मुझे बताने लगा कि प्रमिला कह रही थी कि वह उबी को बुखार है, इसलिए उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। प्रमिला बहुत अच्छी और इज्जतदार महिला है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये नाम भी पहली बार सुना था। कुछ दिनों बाद उबी दोबारा मेरे पास आने लगी।
लेकिन अब भी वह कभी कभार अपनी माँ से टिफ़िन में मेरे लिए कुछ बनवा कर ले आती या फिर ठंडे पानी का शरबत ज़रूर लाती। धीरे धीरे वो भी मुझसे ज़्यादा घुलने मिलने लगी और यहाँ तक कि मैं खुद को उबी का आदी समझने लगा। जिस दिन मैं उसे नहीं देखता उस दिन बेचैनी में उसके दरवाजे पर खड़ा होता। उसकी माँ बिना किसी झिझक के मुझ पर भरोसा करते हुए उसे मेरे हवाले कर देती। मैं छुट्टी के बाद उसे पास के पार्क में घुमाकर वापस उसकी माँ के पास छोड़ आता। 6 महीने बीत चुके थे और आज भी वह मुझे पापा कहकर ही पुकारती थी। न सिर्फ वह मुझे पापा कहती बल्कि सच में मुझे अपना पापा ही समझती थी। इन्हीं दिनों मेरी बहन के लिए घर में एक रिश्ता आया। वह लोग चाहते थे कि मैं उनकी बेटी से शादी करूं और अपनी बहन का रिश्ता उनके बेटे के लिए दे दूं। वे हमारे दूर के रिश्तेदार थे और ये एक अच्छा मौका था क्योंकि इस तरह हम दोनों भाई बहन का फ़र्ज एक साथ अदा हो जाता। मेरे पिताजी लकवे के मरीज़ थे, इसी वजह से उन्हें काफ़ी हद तक बोलने और चलने में परेशानी होती थी। मेरी दोनों बड़ी बहनें इस रिश्ते पर पूरी तरह से सहमत थी और उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। उस रात उन्होंने मेरी मर्जी जानने की कोशिश की लेकिन मैं खामोश रहा। न जाने क्यों उस वक्त मेरे जहन में उबी का मासूम सा मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। अगर मैं अपना घर बसा लेता और अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाता तो हो सकता था कि इस मासूम सी बच्ची से मेरा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता। ये बात मेरे लिए तकलीफ दे थी। कुछ दिनों तक मैं इसी बारे में सोचता रहा और आखिरकार मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला इस सोच के साथ कर लिया कि मैं उबी की माँ से शादी करूँगा। मैं इस औरत को जानता भी नहीं था और ना ही ये जानता था कि वह मुझसे शादी के लिए राज़ी होगी या नहीं, लेकिन इस वक्त मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ उबी के लिए मोहब्बत थी जिसने मुझे इस फैसले पर अमल करने के लिए मजबूर कर दिया। कई दिनों तक मैं घर में इस मामले पर सोच विचार करता रहा। एक रात मेरी बड़ी बहन मेरी मर्जी जानने के लिए मेरे कमरे में आई और बोली, अर्जुन, तुमने हम बहनों के फ़र्ज़ निभाने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि तुम भी अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई फ़ैसला लो। अगर कीर्ति की शादी भी हो जाए तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कब तक हमारी जिम्मेदारियों के बोझ तले दब कर अपनी उम्र बढ़ाते रहोगे? अपनी बहन की बात सुनकर मैं खामोश बैठा रहा। फिर मैंने कहा, दीदी, आप कीर्ति के ससुराल वालों को हाँ कर सकती हैं। मैं कीर्ति की शादी उनके बेटे के साथ करने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन मैं खुद उनकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता। दीदी मुझे हैरानी से देखती रहीं, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता था कि वह मुझ पर अपनी मर्जी नहीं थोपेंगी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी नज़र में कोई और लड़की है? उनके इस सवाल पर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। मैं एक बार उबी की माँ से इस मामले में बात करना चाहता था। मैंने अपनी बहन से कह दिया था कि मैं खुद इसका जवाब कुछ दिनों में दे दूँगा। अगले दिन दोपहर में मैं उबी की माँ के दरवाजे पर खड़ा था। मुझे पता था कि मेरा ये कदम मुझे रुस्वा भी कर सकता है और इस लड़की की ज़िंदगी में भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन मेरे लिए इस वक्त इस सच को जानना बेहद ज़रूरी था। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है तो पहले तो वो खामोश रहीं, फिर बैठक का दरवाज़ा खोल दिया। वह लगातार पर्दे में थी और उन्होंने अपनी नज़रें झुका रखी थी। मैंने बात शुरुआत करते हुए कहा, मैं आपके और आपके घर वालों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता और ना ही मैं किसी को घुमा फिरा कर कहूँगा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी इस बात पर सामने बैठी परमिला ने एक पल के लिए नज़रें उठाकर मुझे देखा और फिर तुरंत झुका लिया। उन्होंने जवाब दिया, आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। ये पहली बार था जब मैंने उनकी आवाज़ सुनी, लेकिन उनका लहजा बेहद मजबूत था। मैंने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप उबी की माँ हैं, लेकिन मैं उबी की जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। उन्होंने मुझे 2 दिन बाद जवाब देने को कहा और मुझे विदा कर दिया। हैरान वाली बात ये थी कि 2 दिन बाद जो जवाब आया वह एक बड़ी परीक्षा से कम नहीं था। मैंने अपने घर में भी इस फैसले के बारे में सभी को बता दिया। अगर किसी को एतराज़ भी था तो उन्होंने खामोशी से ही इसे स्वीकार कर लिया। मेरी बड़ी बहनों ने ख़ास तौर पर परमिला से जाकर मुलाकात की और जब वह घर लौटी तो बेहद खुश नज़र आ रही थी। दीदी ने खुद भी अब तक उसे नहीं देखा था और ना ही उससे ठीक से मुलाकात की थी, लेकिन फिर भी मैं इस बात से खुश था कि अब वो भी पूरी तरह से मेरे पास रहेगी। तकरीबन 1 महीने के भीतर हमारी शादी की तारीख तय हो गई और शादी सादगी से संपन्न हुई। मेरी बहनों ने हमारी हैसियत के मुताबिक परमिला के लिए हल्की फुल्की ख़रीदारी की
और अपनी पसंद से कुछ अच्छे जोड़े भी तैयार करवा लिए। मैंने ख़ास तौर पर उबी के लिए खुद ही खरीदारी की। अब मैं सच में उसका पिता बन जाऊंगा, चाहे सौतेला ही सही। रमेश भी मेरा ये फैसला सुनकर बेहद खुश था। मैंने महसूस किया कि पूरे मोहल्ले में प्रमिला को एक इज्जतदार महिला के तौर पर जाना जाता है। जिस दिन हमारी शादी हुई उस दिन भी प्रमिला पूरी सादगी और पर्दे में तैयार हुई। शादी का अच्छा खासा इंतजाम किया गया था। शादी के वक्त तक मैंने प्रमिला को नहीं देखा था। जब मौलवी साहब ने मुझसे मेरी मर्जी के बारे में पूछा तो मैंने कबूल करते हुए दस्तखत कर दिया और इस तरह हमारी शादी हो गई। इस वक्त तक सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज रात प्रमिला से मिलने के बाद मैं कितनी अनकही भावनाओं और रहस्यों से परिचित होने वाला हूँ। समय मेरे लिए एक पल में पूरी तरह बदलने वाला था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये दिन मुझे इस तरह देखने को मिलेगा। प्रमिला अब मेरी पत्नी के रूप में मेरे सामने थी। मेहमानों से फुर्सत पाने के बाद मैं कमरे की ओर बढ़ा। मेरे दिल में अजीबोगरीब एहसास जन्म ले रहे थे। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, वह बेड पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने अपने चेहरे पर जालीदार घूंघट घिरा रखा था और उसी जोड़े में सजी हुई थी। मैंने सलाम किया और उसके सामने बैठ गया। इस वक्त मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं उससे क्या कहूँ। वह भी पूरी तरह से खामोश थी। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके चेहरे से जालीदार घूंघट हटा दिया। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मैं बस देखता रह गया। ऐसा लगा जैसे मेरी धड़कनें थम गई हों। समय ने मुझे 7 साल पीछे धकेल दिया, जब मैं सिर्फ 23 साल का नौजवान था। उस वक्त जवानी अपने साथ कई तरह के एहसास लेकर आई थी। मुझ पर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। घर में 4 बहनों का इकलौता भाई होने के कारण सबका लाडला था। मैंने मैट्रिक तक की पढ़ाई की और फिर अपनी जवानी के दिनों को पूरी तरह से जीने में लग गया। पूरा दिन खेलकूद में ही बीत जाता। इस दौरान समीर और मेरी ऐसी दोस्ती हो गई जो भाइयों से भी बढ़कर थी। समीर मेरे लिए सब कुछ था और मैं अपना पूरा दिन उसी के साथ गुजारता। उस समय हम किसी गलत संगति का शिकार नहीं थे, लेकिन फिर भी उम्र के तकाजे के मुताबिक हमारे बीच कुछ ख्वाब और एक ख़ास तरह की दोस्ती ने जन्म ले लिया था, जो इस उम्र की फितरत होती है। हमारी महफिल में अक्सर मोहल्ले की लड़कियों की ही चर्चा रहती। जहाँ मैं स्वभाव में शर्मिला था, वही समीर बहुत चालाक था। मैं सिर्फ सोच सकता था, लेकिन समीर में उन बातों को हकीकत में बदलने की हिम्मत थी। अक्सर लोग मुझे टोकते कि मैं समीर के साथ ज़्यादा वक्त न बिताऊं, लेकिन मैं फिर भी उसी के साथ रहता। इन्हीं दिनों समीर का ध्यान पड़ोस की एक लड़की की ओर चला गया। वह अक्सर मेरे सामने उसका जिक्र करता। उसके बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानता था, लेकिन एक बार उसे देख लेने के बाद समीर के दिल में बेचैनी बस गई थी। इस मकसद से वह कई बार मुझे भी अपने साथ ले गया ताकि उससे मुलाकात कर सके। धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। मैं अक्सर समीर को समझाता कि वह इससे दूर रहे, लेकिन वह पूरी तरह उस पर मोहित हो चुका था। उसे देखकर अब मेरे अंदर भी ऐसा ही शौक़ पैदा होने लगा, लेकिन फ़िलहाल कोई भी लड़की मेरी नज़र और पहुँच से बहुत दूर थी। जिस तरह समीर अपनी मुलाकातों के किस्से सुनाता, वह मेरे भीतर भी वैसे ही ख्वाहिशें जगा देता। मेरा भी मन करता कि मैं भी किसी से ताल्लुक़ बनाऊं, लेकिन पिताजी के डर और मोहल्ले में उनकी इज्जत को देखते हुए मैं सिर्फ सोच कर ही चुप रह जाता। एक रात समीर ने मुझसे कहा कि मैं तैयार रहूं। उसे कृतिका नाम की लड़की से मिलने जाना था। कृतिका का पिता घर पर नहीं रहता था और उसकी बड़ी बहन उसकी मोहब्बत के बारे में जानती थी, इसलिए समीर को किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। ये एक तेज़ तूफ़ानी रात थी। मेरे सामने समीर और कृतिका बैठकर धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। मैं जानबूझकर अनजान बना बैठा था। तभी कृतिका मेरी तरफ मुड़ी और बोली, अर्जुन, तुम ऐसा करो कि समीर से पैसे लेकर मेरा एक काम कर दे। इस गली के नुक्कड़ पर मेरी एक दोस्त का घर है। उसकी माँ बीमार है और उसे पैसों की ज़रूरत है। शायद वह लोग मुझे वहाँ से हटाना चाहते थे और मैं भी यही सोच रहा था। मैं जल्दी से उठा, पैसे लिए और गली की ओर निकल पड़ा। उस घर तक पहुँचते पहुँचते मैं काफ़ी भीग चुका था। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद काफ़ी देर में एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। मैं आगे बढ़ते हुए घर के अंदर चला गया। वहाँ पूरी तरह खामोशी थी और कमरे में शायद उसकी बूढ़ी माँ सो रही थी। मैं नहीं जानता था कि इन दोनों के बीच क्या समझौता हुआ था। हो सकता है कि वह सच में कृतिका की दोस्त हो और उसने उससे कुछ पैसे मांगे हो,
जो कृतिका ने समीर की मदद से उसे भेजे थे। जो भी हो, लेकिन यहीं आकर सिर्फ एक पल में मेरी भावनाएं बदल गईं। मैंने आगे बढ़कर उस लड़की का हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आ चुका हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं अपनी ज़रूरत पूरी करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ अतिरिक्त पैसे भी दूंगा। मेरी बात सुनकर वह लड़की हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी और बोली, अब आप वापस चले जाइए, मैं खुद सुबह कृतिका से बात कर लूँगी। शायद मेरी बात सुनकर वह डर गई थी, लेकिन इस समय मुझ पर बुरी तरह से शैतान हावी हो रहा था। उसकी आंखों में मजबूरी साफ झलक रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया और ज़बरदस्ती करने लगा। शायद इज्जत लूटने के डर से वह चिल्ला भी नहीं पाई। उस रात मैंने कुछ ही पलों में उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया। फिर उसे पैसे पकड़ा कर वहाँ से चला गया और बिना किसी को बताए अपने घर लौट गया। लेकिन घर पहुँचते ही अपराध बोध मुझ पर हावी होने लगा। मैंने पहली बार ऐसा घिनौना काम किया था, शायद इसलिए मैं बेहद घबराया हुआ था। मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगली सुबह एक दर्दनाक खबर ने मुझे झंझोड़ दिया। मेरे माता पिता किसी काम से मोटरसाइकिल पर जा रहे थे जब उनका एक भयानक हादसा हो गया। मेरी माँ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पिता की टांग टूट गई। मुझे यकीन हो गया कि मुझे उस लड़की की बद्दुआ लग गई है। इस घटना ने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया कि मैं जीवन भर किसी गलत काम में शामिल नहीं हो पाया। फिर कुछ समय बाद अचानक एक और हादसा हुआ। समीर को दिल का दौरा पड़ा और वह पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। हैरान करने वाली बात यह थी कि आज तक समीर को इस सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, या फिर शायद उस लड़की ने इस बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहा। लगभग 1 साल तक समीर और मैं मस्जिद में एक साथ रहे। फिर समीर फ़ौज में भर्ती हो गया। मैं रोज़गार की तलाश में अलग अलग काम करने लगा। कभी मजदूरी करता तो कभी किसी होटल में वेटर की नौकरी। हर तरह से मेहनत करने के बावजूद मैंने हमेशा कोशिश की कि जायज़ तरीके से कमाई करूं और ख़ुद को इस कठिन जीवन से बाहर निकालूं। इस संघर्ष में कई साल बीत गए और मैं इस घटना को पूरी तरह से भूल चुका था। लेकिन इस वक्त मेरे सामने मौजूद लड़की को देखकर पिछले 7 साल मेरी आंखों के सामने घूम गए। वह भी मुझे नम आँखों से देख रही थी और मैं शर्मिंदगी से नज़रें झुका चुका था। आगे क्या हुआ और इन 7 सालों में मुकद्दर ने इसे फिर से मेरे सामने कैसे ला खड़ा किया, ये सच जानने की हिम्मत मुझ में नहीं बची थी। वह बोली, मैं आपकी नज़रें झुका लेने की वजह जानती हूँ। जब कुदरत ने मुझे आपके सामने ला कर खड़ा कर दिया, तब मैं खुद भी हैरान रह गई। मैं एक इज्जतदार लड़की थी, लेकिन उस रात आपने जो किया उसका फैसला मैंने खुदा पर छोड़ दिया। उसकी आवाज़ में डर था और मैं शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठा रहा। उस रात आपने मेरी इज्जत तार-तार कर दी, लेकिन मैं इस बारे में बात करके खुद को और समाज को बदनाम नहीं करना चाहती थी। ठीक 10 मिनट बाद अम्मी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई और मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। क़यामत मुझ पर उस वक्त टूटी जब मुझे एहसास हुआ कि मैं गर्भवती हूँ। मैं इतनी दहशत में थी कि किसी को कुछ बता भी ना सकी। मोहल्ले के लोग जब तक इस हकीकत से बेखबर थे तब तक मेरी मदद करते रहे, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से ठुकरा दिया। मैंने अपने बारे में अजीब अजीब किस्से सुने, लेकिन सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया। इस बच्ची के जन्म के बाद वहाँ रहना मेरे लिए और मुश्किल हो गया। लोगों ने इसकी पैदाइश को लेकर तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए। मैंने कई बार आपको तलाश करने की कोशिश की, लेकिन आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैंने अलग अलग घरों में काम किया, लेकिन कहीं भी मेरी इज्जत महफूज नहीं थी। इस मोहल्ले में आने के बाद मैंने खुद को 7 पर्दों में छुपा लिया और यहाँ के बच्चों को कुरान पढ़ाने लगी। मैंने यही दिखाया कि मैं एक बेवा हूँ। हर रात रो रो कर खुदा से मदद की दुआ मांगती और फिर बेबस सी खड़ी रह जाती। जिस दिन पेट्रोल पंप पर मैंने आपको देखा, उवी की उम्र 7 साल थी, लेकिन कमज़ोर जिस्म और मानसिक दबाव की वजह से वह अपनी उम्र से छोटी लगती थी। शारीरिक और मानसिक तनाव की वजह से वह कमज़ोर और असुरक्षित महसूस करती थी। मैंने ही उसे आपकी तरफ भेजा था और खुदा ने आपको मेरे दरवाजे तक पहुंचा दिया। आज मैं आपके सामने अपनी जायज़ बीवी के रूप में मौजूद हूँ। वो भी दरअसल मेरी बेटी थी, मेरी नाजायज़ औलाद। ये एक ऐसा राज था जिसने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया। मेरे पास उस रोज़ कोई शब्द नहीं थे। मैं सामने बैठी उस लड़की से माफ़ी मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। मेरी आंखों से बस पछतावे के आंसू बह रहे थे। आज मैं खुदा के सामने नादान और शर्मिंदा महसूस करता हूँ। शायद उसने मेरी माफ़ी
कबूल कर ली है, क्योंकि आज मेरी बेटी मेरे पास है और वह लड़की जिसे मैंने अपने हाथों से बर्बाद किया था आज मेरे घर में इज्जत के साथ मेरी बीवी के तौर पर मौजूद है। मैं अपनी ज़िंदगी में इस गलती का प्रायश्चित करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ ये नामुमकिन है। हवस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये एक बेलगाम घोड़े की तरह अपने बेकाबू ख्वाहिशों के आगे इंसान को बेबस कर देता है। फिर इस बेबसी में इंसान किसी की इज्जत के साथ खेल जाता है, किसी की ज़िंदगी तबाह कर देता है। लेकिन ये खेल कभी ना कभी पलट कर उसके दरवाजे पर ज़रूर आता है, कभी प्रतिशोध बनकर तो कभी हृदय आघात के रूप में। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।